अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, करेंसी रिस्क ख़त्म। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आ रहा हूँ वापस, और आप आइए पेज अच्छा, ये ऑप्शन में एक दो छोटी छोटी चीज़ें समेट लें ज़रा पहले। ऐसा हो सकता है सवाल में कि एक से ज़्यादा, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हो, एक्सरसाइज प्राइस एक से ज़्यादा अवेलेबल हो सवाल में। अब हम कौन से वाले को लेकर सवाल करें? ये भी हो सकता है कि हर एक को अलग अलग सॉल्व करें, यानी दो अलग अलग ऑप्शन सॉल्व कर लें, ये भी हो सकता है। उसके अलावा एक और काम ये हो सकता है, पेज नंबर 354 पे आइएगा, जहां मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया ना, उससे अगले पेज पे एक डब्बा बनाया हुआ है, मैंने टेबल बनाया हुआ है ऑप्शन प्रीमियम का। करेंसी ऑप्शंस जब स्टार्ट किया ना मैंने पेज 353 पे, तो अगले पेज पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है प्रीमियम का। जी पहुंचे? इसमें देखें तीन स्ट्राइक प्राइसेस हैं। अब सवाल में अगर इस तरह से 3 या 2 या 4 जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आ गई, तो फिर सवाल सॉल्व करने के लिए एक हल तो ये है कि ये ऑप्शन का ट्रिपल सवाल हो जाएगा, 3 दफा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और हल ये है कि इस टेबल से ही हल निकाल लेते हैं। जैसे पुट ऑप्शन हो तो, अच्छा ये समझाया मैंने डायरेक्ट कोड के हवाले से हुआ है, ये मैंने बात समझाई डायरेक्ट कोड के हवाले से हुई है। इनडायरेक्ट कोड होगा तो उलट हो जाएगी बात। इस टेबल में अगर हम पुट ऑप्शन का सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो पुट ऑप्शन का मतलब है कि हम करेंसी लाके बेचेंगे, और ये 84 पॉइंट क्या लिखा हुआ है पहला 56, हम करेंसी लाके बेचेंगे, इतने रुपए हमें मिलेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। अगर लेट से जून ऑप्शन है तो कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है पुट ऑप्शन के केस में? यानी फर्ज करते हैं कि पुट ऑप्शन का सवाल है और वो भी जून वाली। ये मैं करेंसी ऑप्शन की 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई थी वो समेट रहा हूं। तीनों बताते बल्कि 84.56 है, एक और पॉइंट और 0.25। अगर पुट ऑप्शन का सवाल है तो अब इन तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लें, ये भी हो सकता है।
या फिर एक और हल ये हो सकता है कि प्रीमियम के साथ इसको अभी नेट करके देख लें। अगर ये स्ट्राइक प्राइस लेनी हुई तो प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 1 पॉइंट पैसा, यानी 0.0185। और इसके लिए क्या देना पड़ेगा? 312। इसके लिए 036। अगर हमें ये स्ट्राइक प्राइस मिलती है तो हम कल को डॉलर देंगे ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए और रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए इतना प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो नेट हमें किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा? $84.54 37। तो ये बेहतर है, बस इस पर सवाल सॉल्व कर लेंगे। एक से ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस आए अगर, ये बात मैंने डायरेक्ट कोट के हवाले से की है क्योंकि इसमें ही डॉलर देके इतना रुपया मिलेगा, तो ये बेहतर है। और अगर कॉल ऑप्शन का सवाल होता तो हमने खरीदना होता, ये पैसे भी देने होते, प्रीमियम भी देना होता, तो फिर हम कैसे कंपेयर करते? फिर ऐड कर लेते और जो सबसे कम है वो पिक कर लेते। ये बात मैंने ना अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की है इससे अगले पेज पे, कमोडिटी रिस्क से जस्ट ऊपर, कमोडिटी रिस्क से जस्ट ऊपर। अगले पेज से 356, कमोडिटी रिस्क से जस्ट ऊपर। कि अगर कॉल ऑप्शन का सवाल है तो एक्सरसाइज प्राइस में साथ प्रीमियम मिला, ऑप्शन कॉस्ट यानी प्रीमियम मिला के देखें जो सबसे सस्ता वाला बन रहा है, और पुट ऑप्शन है तो उसमें एक्सरसाइज प्राइस में से ऑप्शन प्रीमियम माइनस करके देखें। अच्छा जी, पेज 354, ये जो ट्रेडेड ऑप्शंस के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं ये भी पढ़ के देख लें। ये सब मैंने कल समझा दिया था, लिख के दिया आपको, पढ़ के देख लें एक बार। क्या अंदर रिवीजन में आपको वो जो मैंने कराया हुआ वो तो भूल गया होगा, तो पढ़ के देख लें कि ये काफी है जो लिखा हुआ है। ट्रेडेड ऑप्शन सारा, अगला पेज भी सारा।
हाँ जी, चलो ठीक है। सवालों में ना बाजू का एक काम करना पड़ेगा, वो भी समझ लें। पाकिस्तानी कंपनी है और उसने रिसीव करने हैं येन 3 मिलियन, और किसी मसले की वजह से, कोई गवर्नमेंट का कोई मसला होगा, किसी वजह से पाकिस्तानी रुपी और येन इनका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो फिर एक और रूट के जरिए आना पड़ेगा। अब उसके लिए एक एक्सचेंज ये अवेलेबल है और एक एक्सचेंज ये अवेलेबल है। येन वैसे रुपए से ऊपर निकल गया कि नीचे ही है अभी? चलें खैर, जितना भी है। येन और रुपीस का नहीं अवेलेबल एक्सचेंज, लेकिन ये दो हॉल अवेलेबल हैं। जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, तो क्या करें, रुपए से येन तक कैसे पहुंचे, मतलब येन मिलेगा तो 100 रुपए तक कैसे पहुंचे? पहले येन लेके डॉलर में कन्वर्ट करवा लें, फिर डॉलर से रुपए कन्वर्ट करवा लें। अब ऐसा करने से कैलकुलेशन डबल करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन डबल करने से बचाने के लिए रेट ही एक मिक्सचर बना लेते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस रेट। यानी हम एक रेट ही बना लेते हैं रुपीस पर येन। अब इससे रुपीस पर येन कैसे बने? अगर ये होता ना इस शक्ल में, अगर ये इस शक्ल में होता, रुपीस पर डॉलर और डॉलर पर येन, तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर लेते, फिगर्स को मल्टीप्लाई, रुपीस ओवर डॉलर और डॉलर ओवर येन अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो रुपीस पर येन बन जाता। और मल्टीप्लाई कैसे करते? इसको इससे और इसको इससे, तो रुपीस पर येन एक रेट बन जाता कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन अब अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर डॉलर डॉलर नीचे स्केयर हो जाएगा, तो फिर ऐसा करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब डिवाइड करना है तो फिर इसको इससे नहीं करना, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और उसकी भी साइंस है, उसकी साइंस ये है कि ये अभी येन ओवर डॉलर है, अगर इसको डॉलर ओवर येन करना चाहें तो बाय सेल, अगर डॉलर ओवर येन करना चाहें तो इनकी जगह भी बदलनी पड़ेगी ना। तो इसको डिवाइड करने की बजाय एक काम कर लेते हैं कि इसको पलट लेते हैं, इसको पलट लेते हैं, इसको बना लेते हैं ये। तो जब इसको पलटेंगे तो ये 400 1 ओवर 400 हो जाएगा, लेकिन पलटने से इनकी जगह बदल जाएगी। जब उनको उल्टेंगे ना, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट के अंदर बाइंग सेलिंग की भी तो जगह बदल जाती है, तो इनकी जगह बदल जाएगी। सॉल्व करिए इसको, इसको 1 ओवर 4 10 और 1 ओवर 400,
है क्या? ये तो डिपेंड करता है आपने क्या वो यूज की हुई है, एक्सपोनेंशियल किया हुआ है कि क्या किया हुआ है। 0.002 बस, कोई एक डिजिट और बता दें। और इसको और अगर आप इसको ना भी सॉल्व करें कोई बात नहीं, दिस इंटू दिस कर लें, दिस इंटू दिस कर लें। तो अगर एक और दूसरी इन करेंसीज का में एक्सचेंज रेट पॉसिबल ना हो, कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो फिर डबल कैलकुलेशन करने की बजाय फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस एक रेट बना लें, उसको क्रॉस रेट कहते हैं। और अगर तो ये ऑलरेडी इस शक्ल में है, इस शक्ल में कि मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, तो फिर ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर ये ऑलरेडी इस शक्ल में नहीं है तो किसी एक को पलट लें। जैसे मुझे आंसर अगर रुपीज पर येन करना है तो इसको पलट लें, और अगर मुझे आंसर येन पर रुपीज करना है तो इसको पलट लें, किसी एक को पलट लें। लेकिन जब पलटें तो इन फिगर्स की जगह बदल के 1 ओवर कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉलर डॉलर कट जाएगा और आंसर रुपीज पर येन आ जाएगा, और वो होगा 200 दिस 223 दिस। ये सवालों में कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसकी पहचान क्या होगी? यही कि जिन दो करेंसीज को एक्सचेंज करना है उनकी एक्सचेंज ही नहीं दी हुई, एक कनेक्टिंग फ्लाइट दी हुई है। ये बात मैंने ना एग्जाम्पल करके समझाई हुई है इस चैप्टर के दूसरे ही पेज पे, पेज 346, पेज 346 क्रॉस रेट के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल भी बना के दिखाई हुई है, वो भी देख लें। पेज 346 इस चैप्टर का दूसरा ही पेज है, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया ना उसका दूसरा ही पेज है। हाँ जी, अच्छा एक चीज और देख लें, ये भी काम आनी है आगे। पेज 347, पेज 347 मैंने ना फॉरवर्ड रेट निकालने का एक फार्मूला बना के दिया था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, कि अगर इंटरेस्ट रेट पता हो और आज का स्पॉट रेट पता हो तो फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक थ्योरी है, उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये जरूरत पड़ सकती है फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सवालों में। ये पेज 347 के टॉप पे सेम फार्मूला है, बस इंटरेस्ट रेट की जगह इन्फ्लेशन रेट है। इस थ्योरी का कहना यह है कि अगर दो मुल्कों की आगे आपस में इन्फ्लेशन डिफरेंस है तो करेंसी की वैल्यू भी बदल जानी है। जिस मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है उसकी करेंसी कमजोर हो जानी है कल को। तो उस हिसाब से ना फार्मूला बना हुआ है कि अगर आज का स्पॉट पता हो और दोनों मुल्कों का इन्फ्लेशन रेट पता हो तो कुछ अरसे बाद का स्पॉट रेट क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट भी कहते हैं।
ये बिल्कुल वही फॉरवर्ड की तरह का फार्मूला है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की जगह इन्फ्लेशन रेट है। हाँ जी। अच्छा, कल जो एंड की थी बात, जहां वो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन केस 2 वाली, तो उसके ना सवाल से शुरुआत करते हैं। आप कर रहे हो सवाल, वरना होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कशन हो जाए सवालों की। तो आप ही कर दें सवाल अभी, फिर मैं फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट बदल शुरू कराता हूँ। ये सवाल है जी क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, ऑरेंज लिमिटेड, ये जून 19 में आया था। लेकिन बहुत स्लो स्लो नहीं करना है, मैंने 2 फुल फ्लैश सवाल कराने। क्वेश्चन 11 जून 19 अटेम्प्ट है, ऑरेंज लिमिटेड, कर दे।
15 मिनट हो गए यार। रेहान ठंड लग रही है यार, अब रिमोट देना है, जरा इसकी थ्रो कम कर लेता हूँ। बस वही
यार मैंने ऐसे ही कह दिया था, आप सीरियस ही हो गए। आधा घंटा। कहाँ फंस गए, क्या मसला है? ये बात मेरे ख्याल में मैंने बताई थी जब फ्यूचर पढ़ा रहा था। मेरा ख्याल है फ्यूचर की दफा मैंने बात बताई थी, बहरहाल रिपीट कर देता हूँ। और मैंने फिर एग्जाम टिप्स लिखी भी हुई थी, मैंने वो पढ़ाया भी था। पॉइंट मार्जिन के बारे में बताई थी बात मैंने। चले बस भाई यार, मैंने 2 फुल फ्लाई एग्जाम क्वेश्चन करने हैं, आपने तो आज 10:30 फिर बजा देने। किधर फंस गए, क्या मसला है इसमें? कोई मसला नहीं। हाँ, मनी मार्केट भूल गए हैं? तो अगस्त बाद में ही आएगा ना? जून पहले आएगा, अगस्त बाद में आएगा। फॉरवर्ड, मनी मार्केट, इन सब में पैसे एंड पे जाने होते हैं। शुरू में तो बस बुकिंग कराते हैं। फ्यूचर में भी पैसे एंड पे जाने होते हैं। शुरू में तो बस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जाके। ऑप्शन में भी पैसे एंड पे जाने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें जिनके पैसे आज जाने होते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम और फ्यूचर मार्केट का मार्जिन। तो जब हमने मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन पर्पस के लिए इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट हम एज एन एक्सपेंस भी लेते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड में आज पैसे जा रहे हैं, कल पैसे जाएंगे। हाँ, अगर फॉरवर्ड में कमीशन देनी होती तो उसमें उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आ जाता। इन सबको जब कंपेयर करना होगा तो कंपैरिजन फेयर बनाने के लिए जो पैसे 3 महीने पहले दिए गए थे वो यकीनन ओवरड्राफ्ट से दिए गए होंगे, तो उनका इंटरेस्ट भी एज एन एक्सपेंस शामिल करना पड़ेगा ताकि फेयर कंपैरिजन हो सके। तो ये मार्जिन वाला एक सवाल था, उसमें भी ये काम किया था, और अब ये प्रीमियम वाले में भी ये काम किया हुआ है। ये बात मैंने चैप्टर के सवालों से जस्ट पहले इंपॉर्टेंट टिप्स कह के लिखी हुई है। ये इसमें इंटरेस्ट लगाया हुआ। जी, उसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा क्या मसला है? ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और इतने सारे सवाल मैंने बना के कराए हैं, बहुत हैं सवाल पास्ट पेपर्स के भी। ठीक है, डन। फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे आता हूं फिर। अच्छा, मंडे को रिजल्ट है कैफ का, तो बुध को कैफ की क्लास दोबारा है, तो मंडे और ट्यूसडे सुबह 6 बजे।
इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि अगले सैटरडे तक फारिग कर दूँ। ठीक है, मंडे ट्यूसडे सुबह 6 बजे। ये ना हो मैं अकेला ही आ रहा हूँ। अब मंडे ट्यूसडे सुबह 6 बजे इधर ही हैं। चलो 6 बजे तो मतलब इतना तो अंडरस्टूड है ही हैं जी। अगर आप लोगों ने ऑफिस ना जाना हो तो 10 भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बस जब तक आपकी हिम्मत हुई। पाँच 40 पे मोस्टली जमात हो रही है, तो अगर आप अगर इसी बहाने कोई नमाज नहीं पढ़ता था तो नमाज पढ़ लें यार 2 दिन जमात के साथ पढ़ के देखें कितना मजा आता है। तो पीर और मंगल को इंशाल्लाह। करेंसी रिस्क बस बहुत है, हो गया। अच्छा, इसका सवाल अलग है जो आना है, यानी अभी जो चीज पढ़ाने लगा हूं ना, वो अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, वरना पढ़ाने में आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग लगाऊं। इस ग्रिड से रिस्क में से ही सवाल आना है, फ्यूचर फॉरवर्ड ये सवाल आना है। हाँ, एक ही सवाल आएगा सिर्फ करेंसी में से, इसके चांस कम है। करेंसी में से भी होगा एक पार्ट इंटरेस्ट में से भी होगा। तो अब ज्यादा इस तरह से हो रहा है कि रिस्क सारा का सारा टेस्ट हो रहा होता है, और तकरीबन वही 17, 18, 19, 20 नंबर तक टेस्ट हो रहा होता है। तो इसमें से सवाल आता ही आता है। ये जो मैं चीज अभी कराने लगा हूं ये इस ग्रिड की नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कराने लगा हूं। लेकिन इस चैप्टर में आके इसलिए करा रहा हूं क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ने लगे हम लोग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अच्छा, इसमें ना कोई बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं है, 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप हैं, अदरवाइज ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। तो वो जो 2-3 स्टेप्स हैं ना, वो मैं आपको सवालों के साथ ही बेहतर से कर सकूंगा। तो इसके मैं 2 सवाल प्लान किए हैं, एक अभी करता हूँ, एक ब्रेक के बाद कर लूंगा। तो उन 2 सवालों में ही मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। थोड़ा सा आइडिया बहरहाल दे देता हूं। ये ना एक मिसाल बता रहा हूं मैं, इसके अंदर वैल्यूज एम ही लीनी है बस। पाकिस्तानी कंपनी है और उसने प्रोजेक्ट लगाना है बाहर लंदन में, और वहां पर कोई फ्लैट्स बनाने और वो ना किराए पे देने। तो अब जो इन्वेस्टमेंट होगी और जो प्रोजेक्ट कमाएगा वो सब स्टर्लिंग में होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग चूंकि पाकिस्तान में है तो फाइनली एनपीवी किस में निकालनी है, फाइनली एनपीवी रुपए में निकलनी है। तो होगा यह कि जैसे पहले करते थे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आ गया हूं, वो पहला वाला टॉपिक। तो कैश फ्लोज जो होंगे ना वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। पहले कैश फ्लोज निकलेंगे स्टर्लिंग में, बिल्कुल जैसे पहले किया करते थे, जिसमें मिसाल के तौर पे सेल्स, बाकी वेरिएबल कॉस्ट्स, फिक्स कॉस्ट्स, ये सारे के सारे स्टर्लिंग होंगे। और इसी तरह से टैक्स की वर्किंग, तो टैक्स होगा यहां, मैं मिसाल ले रहा हूं 25% यूके का। फिर इसके अलावा यहां पर वही प्लांट और वर्किंग कैपिटल, शुरू में कुछ पैसे जाएंगे, बाकी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, एंड पे सारा पैसा वापस। बिजनेस वैल्यूएशन नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। प्लांट होगा, ये इसकी आरवी होगी। पहले हम ये काम करते थे और इसके बाद बस आगे एनपीवी निकल आती थी। अब इसमें ना हम ये करेंगे कि इनका नेट टोटल जरूर करेंगे, लेकिन डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे। क्या करें हम? इस पैसे को पाकिस्तान लाएंगे।
अच्छा, पाकिस्तान सारा का सारा पैसा हर साल एज इट इज आ जाएगा या नहीं आएगा, इस पे बेस करते हुए दो तरह के सवाल होते हैं। यहां तक सेम होगा। एक सवाल हो सकता है जिसमें हर साल पैसा जो कमाएं वो सारा का सारा ला सकते हैं एज इट इज। इसकी मुझे लोकल टैक्सेशन की कोई डिटेल नहीं पता, ना ही हम इसकी सवाल करते हुए टैक्स के चीते बनना चाह रहे हैं। जो पैसा इस फॉरेन ऑपरेशन से कमाएंगे, एक तरह का सवाल होगा, मैंने लिखी हुई है बातें, एक तरह का सवाल होगा जिसमें हर साल वाला कैश फ्लो एज इट इज पाकिस्तान आ जाएगा, और एक तरह का सवाल होगा जिसमें हर साल वाला कैश फ्लो हर साल पाकिस्तान नहीं आएगा, उसको पाकिस्तान भेजने के लिए कुछ और रूल्स बताए होंगे। तो यहां तक सेम सवाल होगा, लेकिन इससे आगे पाकिस्तान पैसा कैसे आना है, यह सवाल मैंने कहा दो तरह से हो सकते हैं। एक एज इट इज पाकिस्तान पहुंच जाएगा हर साल वाला कैश फ्लो, और एक कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, कोई ना कोई फार्मूला बताया होगा। तो वो दोनों चीजें मैंने आपको इस दो सवालों से सिखानी है। पहले नॉर्मल वाला लेते हैं। यहां तक सवाल करने के बाद इसको पहुंचाएंगे पाकिस्तान, उसके लिए आपको एक्सचेंज रेट्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा, एक्सचेंज रेट्स निकालने पड़ेंगे तो हर साल का एक्सचेंज रेट चाहिए या एक ही चल जाएगा? हर साल का। तो हर साल, ये तो सारा है ही फ्यूचर। फ्यूचर मतलब करेंसी फ्यूचर नहीं कह रहा, वैसे मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल के एक्सचेंज रेट्स कैसे पता? वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी अभी कुछ देर पहले बताई थी, वो यहां लग रही होगी, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर सारी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। तो एस्टिमेशन के अंदर तो रुपये और स्टर्लिंग वाला रेट अभी का पता है, बस वो तो आज वाला पता है। तो यहां पर फिर वो परचेजिंग पावर पैरिटी लगेगी। इसके बाद, इसी से आगे चल रहा हूं, इसके बाद हमारा सवाल शिफ्ट हो जाएगा रुपीज में, और यही जो नीली वाली फिगर्स हैं, ये काली फिगर्स रुपीज में बन जाएंगे। सही है? 4 ठीक है ना? अब ये पाकिस्तानी फिगर्स बन जाएंगी, जो कि नीली फिगर्स जो स्टर्लिंग में थी। पहले नॉर्मल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल होता था जिसमें यहां के बाद बस सिर्फ डिस्काउंटिंग होनी होती थी। सारे ये वाले जो सारे कैश फ्लोज है ना, ये वही लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाले हैं। लेकिन अब इसमें फर्क ये पड़ेगा कि इसकी डिस्काउंटिंग नहीं होगी। पहले ये पैसा लाएंगे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पैसा पहुंच गया। हो सकता है यहां पर कुछ और कैश फ्लोज भी हों, हो सकता है यहां भी एक स्टाफ बिठाया हो जो वहां के साथ कोऑर्डिनेशन करता हो, उसकी सैलरीज भी हो सकती हैं। तो कुछ लोकल कैश फ्लोज भी हो सकते हैं। ये तो हो गए कन्वर्टेड कैश फ्लोज। उसके अलावा कुछ और लोकल इनकम्स, कुछ और लोकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जी, इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को अप्रेस कर रहे हैं ना, होंगे। हो सकता है इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहां कुछ कोऑर्डिनेशन के लोग बिठाए हों, तो उनके खर्चे आ रहे होंगे। हो सकता है यहां से वहां कुछ सर्विसेज दी जा रही हों और उस फॉरेन ऑपरेशन को उसका चार्ज किया जा रहा हो सकता है ना, यहां के लोग बिठाए हों और उस प्रोजेक्ट को कहा हो। वो प्रोजेक्ट एक ब्रांच भी हो सकती है, एक सब्सिडरी भी खोल सकते हैं हम। तो हम है, हो सकता है इसको कहें कि यहां के बैठे हुए लोग हैं, वो आपको कंसल्टेंसी सर्विस देंगे, तो वो सर्विस इनके लिए कॉस्ट होगी, और यहां काले कैश फ्लोज में इनकम होगी। नहीं, ये प्रोजेक्ट है, हम बाहर प्रोजेक्ट खोलने लगे हैं। इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट के लिए बाहर लोग बिठाते, यहां लोग सस्ते थे, यहां बिठा दिए। मैनेजमेंट फीस हो सकती है, यहां पर वो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे और नीले नीले वो खर्चा रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नहीं सॉरी, इधर हमने लोग बिठाए, उनको पैसे दे रहे हैं, उनके नाम पे एक फीस इस नीले प्रोजेक्ट को चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर वो इनकम हो गई, फीस चार्ज कर रहे हैं हम, यहां वो इनकम बन गई, इस प्रोजेक्ट का वो एक्सपेंस बन गया। देखें, प्रोजेक्ट को एक सर्विस फीस चार्ज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए वो एक्सपेंस है। हाँ, हम एक पाकिस्तानी कंपनी है, हमने ही ये प्रोजेक्ट बाहर लगाना है, तो अगर हम ही अपने हेड ऑफिस से इस प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको चार्ज कर सकते हैं ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक्सपेंस होगा जो इनको टैक्स वाले अलाउ करेंगे, तो वहां पर वो एक्सपेंस आ रहा होगा और यहां पर वो इनकम आ रही होगी। हो सकता है ऐसा, लेकिन वो टैक्स की फिगर बदल जाएगी। कोई बात नहीं, आने दे,
यहां पर टैक्स भी डाल दूंगा मैं, यहां पर भी लोकल टैक्स भी डालता हूं मैं। हाँ, हम ही हैं लोकल कंपनी, हम ही हैं, हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही अप्रेजल कर रहे हैं ना। आप एतराज बताएं, दोबारा दोबारा बोलिए। तो प्रोजेक्ट इस लोकल कंपनी का ही है ना, इस प्रोजेक्ट की वजह से ही हमें वो इनकम मिल रही है ना। तो हम इस प्रोजेक्ट से जो जो कुछ भी रेलिवेंट है वो ही अप्रेज कर रहे हैं। जो यहां का पैसा आएगा वो हम रुपए में लिखेंगे, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से जो मजीद यहां पर इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो भी लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पर ना दो तरह के टैक्स आ सकते हैं। एक तो ये इनकम हम कमा रहे हैं, कोई और लोकल इनकम हो सकती है, कोई और एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक तो इनके ऊपर टैक्स हो सकता है, एक तो ये टैक्स ऑन लोकल हो सकता है। इसको मैं मिसाल ले लेता हूं 28%। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर हम यहां पर कोई मजीद लोकल इनकम एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं तो वो भी तो टैक्स होने चाहिए ना। इसके अलावा डिपेंड करता है सवाल में क्या कहा हुआ है। सवाल वाला ये कह सकता है कि इन रिमिटेंस के ऊपर 10% फिर से लगा दें, तो लगा दें। हो सकता है सवाल वाला ये कहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान डबल टैक्स ट्रीटी है, तो उसका हल ये होगा कि यहां पर 28 है, वहां 25 था, तो चूंकि इन्वेस्टर ये है तो पाकिस्तानी एफबीआर कहेगा ऐसा करो, वो जो तुम वहां 25 दे रहे हो ना उस पर 3 हमें और दो। तो वो जो वहां पर टैक्स दिया था किस पे लगा था, ये इस पे, इसको मैं कह देता हूं ए, इस लाइन को मैं ए कह देता हूं। वो जो बाहर जिस पे टैक्स लगा था इसके ऊपर 3% और लग के यहां पर हमें एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने मिसाल ली है, हो सकता है सवाल में कुछ और इसकी टैक्सेशन के बारे में कहा हो। जो लोकल आइटम्स हैं ये मैंने अलग बताई हैं, ये टैक्स अलग है इनके ऊपर, ठीक है, ये अलग से है। ये मैं बात कर रहा हूं कि हमारा ही एक फॉरेन ऑपरेशन यहां से कमा रहा है, तो यहां के गवर्नमेंट कहेगी हमें उस पर भी टैक्स चाहिए भाई। तो डबल टैक्स ट्रीटी का मतलब है कि अगर वहां पर 25 दे चुके हैं तो गवर्नमेंट वाले यहां पर 3 और मांगेंगे, और अगर वहां 30 होता तो बस ठीक है। तो इसलिए अगर यहां पर टैक्स रेट हायर है तो हमें उसके ऊपर मजीद 3% देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये स्टर्लिंग की फिगर है, इस पे जब 3% लगाएंगे तो आंसर भी स्टर्लिंग में निकलेगा, उसको फिर हमें कन्वर्ट करके यहां लिखना पड़ेगा। अब जो कैश फ्लोज नेट आएंगे ना उनकी एनपीवी निकलेगी। इनके ऊपर फिर डिस्काउंट रेट लगेगा, और इनकी फिर एनपीवी निकलेगी जो कि रुपीज में होगी। और जो दूसरी टाइप के सवाल हैं जिनमें हर साल का कैश फ्लो एज इट इज पाकिस्तान नहीं पहुंच जाएगा, वो फिर उस सवाल के मुताबिक ही बताऊंगा। ये नॉर्मल सवाल है जिसमें हर साल का कैश फ्लो इस छलनी से गुजर के रुपीज में आ जाएगा। तो अगर तो ये कोई काम की चीज लगती है तो उसको नोट कर लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, सवाल तो करा ही देता हूं। एक सवाल इस स्टाइल का कर देता हूं बोर्ड पे, और एक उसका रिलेटेड पास्ट का बता दूंगा, करना हो कभी कर लीजिएगा। अच्छा, वैसे अभी तक जितने सवाल आए हैं ना उनमें टैक्सेशन का जिक्र कुछ ना कुछ किया हुआ है।
यानी कुछ ना कुछ कहा हुआ है कि क्या करना है, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ना कहा हो। तो आप नोट लिख लें, फिर आप नोट लिख लें, मतलब आप नोट लिख के जो उस वक्त बेहतर समझ रहे हैं वो कर लें। ये सर एक्सचेंज रेट जो आपने लिखा है, जी जी, ये एक्सचेंज रेट ये जो हम कैलकुलेट करेंगे जी जी, यही वाला ना। हाँ, क्योंकि जब हम इस अमाउंट पे एक्स्ट्रा 3% लगाएंगे तो ये तो स्टर्लिंग अमाउंट है, तो टैक्स भी स्टर्लिंग वाला ही बनेगा, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, वो एफबीआर को देंगे फिर। एक्सचेंज रेट हाँ जी, इसका एक सवाल कर लेते हैं। रीसेंट लेटेस्ट वही आया था, उसके बाद नहीं आया ये अभी तक। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 16, क्विक कुक, जून 2021। अच्छा, इसमें शायद सॉल्यूशन गलत था, वो एक फार्मूला मुझसे गलत लगा हुआ था, तो वो मैंने बाद में अलग से पेज दिया था। पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। इसमें आई कैप के सॉल्यूशन से मुझे एक दो शदीद किस्म के इख्तलाफ थे, वो भी बता दूंगा। पेपर में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल आ रहा है वो इस तरह का भी आ सकता है। देखिए, अब ना जो पेपर के ग्रिड बने हैं ना, वो बड़े मिक्सचर किस्म के हैं। यानी अब आप देखेंगे ना तो 3 ग्रिड है सिलेबस में, पहले होते थे 4 ग्रिड, अब 3 है। तो ये जो रिस्क है ये तो क्लियरली एक अलग से 20 से 25 मार्क्स का ग्रिड है,
रिस्क वाला। जो उससे ऊपर वाले दो हैं ना, उन दोनों में से दोनों के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिट कर सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो दो सवाल भी हो सकते हैं, ये अलग हो सकता है और वो नॉर्मल वाला अलग हो सकता है। तो अलग अलग हो सकते हैं सवाल, यानी दो सवाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के आ सकते हैं। वैसे पेपर में होते हैं 5 सवाल, एक रिस्क का कंफर्म, पीछे रह गए 4, एक वैल्यूएशन का ऑलमोस्ट कंफर्म होता है 3। अब उन 3 में से 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन के भी हो सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हो सकता है, एक वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो पढ़ाना है वो हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, क्योंकि टॉपिक्स ही 6 है ना, 6-7 टॉपिक्स हैं। पढ़ ले सवाल, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ भाई, कितना अर्सा लगेगा? पाकिस्तान से प्यार क्यों? नहीं, मैं इन्फेक्शन रेट वगैरह देख के टर्की में वैसे भी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है। हम्म। लास्ट ईयर पाकिस्तान में 27% था। कोई टैक्स का चीता है अब में? चलो चीता ना सही, आम इंसान सही, कोई नहीं, पेपर भी नहीं पास टैक्स। और सर पेटी वाला नहीं कर पाते। अब वो किसी से नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा तो बड़ा नहीं। मैंने ईमेल की तो उनकी अलग से जानते हैं सॉफ्ट फॉर्म नहीं होता, कहते बुक हाँ जी। अच्छा जी, कहानी ये है कि माइक्रोवेव ओवन्स हम बनाते हैं और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तुर्की में भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तुर्की के गवर्नमेंट ने लगा दी हैं बहुत सारी ड्यूटीज़, तो अब ना एक्सपोर्ट हमें फिजिबल नहीं है। तो अब हम तुर्की में ही एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं, एक सब्सिडरी बना के, और उसके लिए गवर्नमेंट से वहाँ की एक ग्रांट भी मिल रही है और वो टैक्स भी नहीं लगना उस ग्रांट के ऊपर। बाकी फिर ऑपरेशनल डाटा है कि इतने यूनिट्स होंगे और इतनी सेल प्राइस होगी और सारा कुछ वहीं होगा, बस कुछ कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ से जाया करेंगे। अच्छा, यहाँ से जाया करेंगे यानी QCL बना के देगा? ज़रूरी नहीं है, बस पाकिस्तान से वो लोग लेंगे, पता नहीं हमसे लें या कहीं और से लें, यानी ज़रूरी नहीं QCL देगा, बस पाकिस्तान से वो 800 रुपये पर यूनिट पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो जाया करेंगे। उसके अलावा टैक्स रेट बता दिया, इन्फ्लेशन रेट बता दिए, और आखिरी पैराग्राफ कि हमारे इस प्रोजेक्ट से लोकल सेल्स भी इफेक्ट होंगी। तो जब लोकल सेल्स इफेक्ट होंगी तो रेलिवेंट कैश फ्लो है, वो जो हमें मिला करता था अब नहीं मिलेगा, तो वो रेलिवेंट कैश फ्लो। चले करते हैं सॉल्व। चीज़ें बहुत ज़्यादा है, वर्किंग्स फैला लेते हैं। ये मैं कर रहा हूँ जून 21, जो कि क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। कितने साल है? 5, लेकिन 6 तक बनाने पड़ेंगे क्योंकि टैक्स नेक्स्ट ईयर है। 0 1 2 3 4 5 6, और पहले हम लोग सवाल करेंगे तुर्किश लीरा में। अच्छा, अब सेल प्राइस भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी हैं, और ये पर यूनिट दी हुई है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सब लाइनें अलग अलग निकलें, और ये भी कर सकते हैं कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लें, उसको यूनिट से एक ही बार मल्टीप्लाई कर दें। तो हैं नहीं, हर साल की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें, बजाय इसके कि आप हर साल की सेल्स, हर साल की वेरिएबल कॉस्ट, हर साल की कंपोनेंट्स कॉस्ट निकालें। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर साल की निकाल लें, यूनिट्स से फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वरना हर लाइन को यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, ये कह रहा हूं। तो जैसे मर्जी कर लें, मैं कंट्रीब्यूशन कर देता हूं।
कंट्रीब्यूशन की वर्किंग कर रहा हूं पहले, और यूनिट्स ऊपर लिख लेते हैं, वो दिए हुए हैं। ईयर 1 में होंगे 40,000, ये बल्कि मुझे रुपीस से ऊपर लिखने चाहिए थे, चलो खैर है, नहीं लिख रहा, यूनिट्स गिवन है बस, ठीक है गिवन है। वन, टू, 3, 4, 5। सेल प्राइस, और ये सारी चीजें जो हैं ये पर यूनिट करके हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं। सेल प्राइस अभी इस वक्त जो टेबल में दी हुई है 1450, ये करंट है या ईयर 1 की है? ये करंट है, लिखा हुआ है सारी करंट प्राइस है। तो इसको इन्फ्लेट कर लेते हैं। कैसे इन्फ्लेट होनी है? ये जो सबसे आखिर में टेबल दिया हुआ है 9%, 8%, 7%, तो इनको फिर इस तरह से इन्फ्लेट कर देते हैं। चूंकि सब अलग अलग हैं तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते लास्ट ईयर इंटू 1.09, तो फिर हम ये कह देते हैं कि लास्ट ईयर इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, यानी 1450 को 1.09 करें तो ये ईयर 1 की सेल प्राइस आ जाएगी कितनी? वन। अब इसको 1.08 करें क्योंकि ईयर 2 की 8% है, 1706 पॉइंट। अब इसको 1.07 करें, 1826.43। अब इसको 1.06 करें, 1936 पॉइंट। अब इसको 1.05 करें, 2032.8 ये हो गई सेल प्राइसेस। ईयर 6 का क्या करूं? बस हमने 5 साल लेने प्रोजेक्ट के। ये हो गए सेल प्राइस। अच्छा, इसी तरह से एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दी हुई है जो कि अभी इस वक्त 500 है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बढ़ाना है इन्फ्लेशन से 3% कम, यानी इसके साथ हमने सलूक करना है वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर इंटू 1 प्लस आई माइनस 0.03। यानी आप इस 500 को ईयर 1 के लिए करेंगे 1.06, 9% है ना, तो हम 6 करेंगे उसको 530। अब 530 को करेंगे 1.05, 556.5। अब इसको करेंगे 1.04, 578.76। अब इसको करेंगे 1.03, 596.12। और अब इसको करेंगे 1.02, 608.05।
और कोई वेरिएबल खर्चा, वो जो पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आना है, लेकिन वो है रुपीज में, तो कोई बात नहीं, उसको ले आते हैं लीरे में। लेकिन इसके लिए फिर हमें एक्सचेंज रेट बनाना पड़ेगा पहले। चलें इधर ही बना लेते हैं। पहले तो कंपोनेंट देखते हैं ना रुपी में कितना है। इसके लिए कर लेते हैं लास्ट ईयर इनटू 1 प्लस पाकिस्तानी इन्फ्लेशन, तो बस ठीक है, दी भी है। तो पहले साल में है ये 800 इंटू 1.04, कितना 832। फिर इसको 1.03 पॉइंट, फिर इसको 1 पॉइंट दोबारा से 03, 882 अब इसको 1.02, 900.32 और अब इसको 1.0 फिर से 2, 918.33। कंपोनेंट रुपी है ना पहले, तो उसको मैं पहले पाकिस्तानी इन्फ्लेट कर रहा हूं, फिर इसको मैं एक्सचेंज रेट लगा के इधर ले आऊंगा। जी एक कंपोनेंट तो हमारा जो अभी होगा उसमें हमें किस तरह पता लगे कितने कंपोनेंट उसमें बताया पर यूनिट, एक कंपोनेंट नहीं कहा उसने, 800 पर यूनिट का है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान एट अ करंट कॉस्ट ऑफ 800 पर यूनिट, तो ये उस प्रोडक्ट के यूनिट का ही कहा है। अब ये 15 कंपोनेंट्स लग रहे हैं एक यूनिट में, 500 लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये उन्होंने कहा जी जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक यूनिट के लिए 800 रुपए के कंपोनेंट्स लगेंगे, तो हम पर यूनिट ही कर रहे हैं। यहां तक अच्छा। अब मैं ना इसको इधर नीचे जगह नहीं मेरे पास, एक लाइन मैंने रखी है इधर, इसके लिए एक लाइन रखूंगा, उसके अलावा वर्किंग 2 0 1 2 3 4 5 6 मैं निकाल रहा हूं एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स कैसे निकालें, दिया तो हुआ है बस आज का। आज का क्या एक्सचेंज रेट है, लीरा पर रुपी के रुपी पर लीरा, लीरा पर रुपी। तो आज का रेट दिया हुआ है पर रुपी 0.041। अब इसको अगले ईयर्स के लिए क्या करना है, वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, तो एग्जामिनर को हम बस ये बता देते हैं कि हम करने लगे हैं लास्ट ईयर का रेट इनटू 1 प्लस ऊपर क्या है, तो ऊपर तुर्की की इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाकिस्तान की इन्फ्लेशन। इस पॉइंट का रेट उसको एक साल आगे बढ़ाना है, तो 1 प्लस तुर्की की इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाकिस्तान की इन्फ्लेशन। अगर ये रुपीस पर लीरा होता तो ऊपर हम पाकिस्तान इन्फ्लेशन रखते, नीचे तुर्की की इन्फ्लेशन रखते। अब ये 0.041 इनटू पहले साल के लिए क्या करूं, 1.09 डिवाइडेड बाय 1.0
4 43 चले। अब ईयर 2 के लिए 0.043 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.03 0.045। ये ऐसे ही चलता रहा तो नहीं, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो रहे हैं। 0.045 तीसरे साल के लिए 0.045 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाय 1.03 047। 0.047 चौथे साल के लिए इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 1.02 0.049। फाइव के लिए 0.049 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 1.02 0.05। और छठा साल चाहिए कि नहीं? टैक्स के लिए चाहिए, तो कर ही रहे हैं तो छठे की भी कर लेते हैं। 0.05 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 1.02 052 चले। ये एक्सचेंज रेट्स निकाल लिए और इधर वर्किंग 1.1 में आके हम कह देते हैं कि हम कंपोनेंट्स को लीरा में करने लगे हैं। रुपी कॉस्ट इनटू या डिवाइडेड बाय, रुपए से लीरा में जाना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि लीरा ऊपर है, तो इनटू एक्सचेंज रेट जो कि जाके वर्किंग 2 में देख लो। ये रुपी कॉस्ट इनटू एक्सचेंज रेट जो वर्किंग 2 में देख लो, तो दिस इनटू दिस कौन सा? ये वाला। जी 1 वाले से 7 8 856.96 इंटू ये वाला 38.56 882.67 को इससे 932 को इससे 44.12 और 918.33 को 5 वाले से 45.92। $35.78 8.56 बस सर और तो कुछ नहीं है। नहीं, कंट्रीब्यूशन में ये चीजें आएंगी। सर वैसे ही क्वेश्चन है कि जी 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 सर हम इसको जब सारा अगर हम इसको इम्पैक्ट ना लेंगे फुल कॉस्ट में और इसको अदर मतलब एक्सपेंस देखा है उसका टैक्स ऊपर भी तो लगेगा। क्या करें हम इसको नीचे अदर में लिखा अदर किधर? जब हम लीले को पीकेआर में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्यों ऐसा क्यों करें? पीकेआर की कॉस्ट नहीं,
क्योंकि देखिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फिर इसको वापस लेके आए। नहीं, उस तरह तो फिर हम ये सारा कुछ ही रुपए में ही कर लें। जब कल को सारा रुपए में ही लाना है, नीचे आके जब सारा रुपए में ले ही आना है, तो फिर इसको सबको लीरा में करने की क्या जरूरत है? सारी सेल्स हम रुपए में ले आए। अच्छा, ये मेरा आईकैप के सोल्यूशन से पहला इख्तलाफ, उन्होंने ये किया हुआ जो आप कह रहे हैं। इन्होंने इन कंपोनेंट्स को चूंकि पाकिस्तान में बन रहे हैं तो इसको इस नीले वाले कैश फ्लोज में नहीं दिखाया, पाकिस्तान में दिखाया, पाकिस्तान वाला टैक्स रेट लगा के। जबकि मेरे ख्याल में जब ये प्रोडक्ट बाहर बन रहा है और इस प्रोडक्ट को इतने का बेचेंगे और इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये भी होगा, ये भी होगा, तो वो तो तुर्की वाले ही इसको एज प्रॉफिट ये शामिल करके प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब इसको अगर तुर्की के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या इंपोर्टेड चीजें नहीं हो सकती हैं क्या? मतलब इंपोर्टेड अगर गवर्नमेंट हो सकती है तो कंपोनेंट्स नहीं हो सकते हैं क्या? तो तुर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस माइनस दिस करेंगे तो तुर्की का प्रॉफिट बनेगा और फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसलिए मेरे साल में तो ऐसे ही होना चाहिए। तो इसलिए इसको मैं तुर्की में एज अ कॉस्ट दिखा रहा हूं। कोई इख्तलाफ है तो बताएं। ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यार रिमोट देना यार है। थोड़ी देर बाद चला लेता हूँ। है 12.77 119.8 बाकी ठीक है। 1378.83। अब ये एक्सेल में करने से आसान हो जाएगा काम दिसंबर 23 में है। दिसंबर 23 से पहले अटेम्प्ट है। अच्छा अच्छा, क्यों? पता नहीं। 23 में इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान नहीं की बात कर रहा, आईकैप की बात कर रहा हूँ। आईकैप के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। कब हुए थे भला? पिछले साल हुए थे 21। हाँ तो 23 में ही होंगे फिर। नहीं 23 में नहीं, 25 में होंगे जाकर। 4 साल करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे। पॉलिटिक्स है पूरी। वर्किंग वन। अच्छा, अब हाँ यूनिट सवाल में दिए हुए हैं तो हम सिर्फ इतना कह लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन सीपीयू देख लो वर्किंग वन से, और यूनिट्स तुमने सवाल में तो दिए ही हुए हैं। तो है एक्सचेंज रेट, यार ये पूरा कवर कर लो रेहान पहले।
ये मिटा दूं फिर मैं। अरे अभी तो कंट्रीब्यूशन निकली है सिर्फ, करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वर्किंग वन। यार रेहान, मुझे लगता है ये तो नहीं, इस पे तो नहीं कैमरा रहा ज़्यादा देर, ये जो भी मिटाया है। रहा है कैमरा? ठीक, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, यूनिट सवाल में दिया मैं। ईयर वन में 40,000 कर दे मल्टीप्लाई, मिलियन में बता दें। 40.59, 66.71। यूनिट चेंज करने हैं। 108.56, 155.49, 0.46। और कैश फ्लो में एक फिक्स कॉस्ट है जो कि करंट फिगर है 12 मिलियन, और हर साल उसने 3% इंक्रीज करना है। तो ईयर वन में 12 फिर 12.73। सेम इन्फ्लेशन तो 12.7। इन्फ्लेशन 3% लगनी है ना, लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 3% पर एनम। तो अब 12.36 को 1.03 करें, 12.73, 13.11, 13.51, 0.91। और तुर्की में क्या कैश फ्लो है टैक्स से पहले? डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा है रहने दें, इग्नोर कर दें, तो ठीक है इग्नोर कर देते हैं। तो बस फिर यही है, हैं? टैक्स जो है जी जी, तुर्की का डायरेक्टर ने कहा जी इग्नोर कर, टैक्स का कंट्रीब्यूट टैक्स नहीं इग्नोर, उसने कहा टैक्स डेप्रिसिएशन। हाँ डेप्रिसिएशन जो है टैक्स पर नहीं, ठीक है, तो ये डायरेक्टर कहते हैं इग्नोर कर। तो ये हम टैक्स जितना निकालेंगे ये वो टैक्स तो नहीं होगा जो रिटर्न में भरेंगे, ये तो हम डिसीजन ले रहे हैं ना, रिटर्न तो असली वाली लॉ वाली होगी। ये तो बस डायरेक्टर वो कहता है टैक्स आप 50% ले लें, 50% ले लेते। कितना बना ये? 28.23। अच्छा ये ऑनलाइन वाले भी सुन लें सवाल ये था कि डायरेक्टर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का टैक्स इफेक्ट रहने दें, तो असल में तो होगा, तो हम कौन सी रिटर्न भर रहे हैं? हम तो एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स के लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं,
तो अगर वो नहीं इसका टैक्स बेनिफिट लेना चाह रहे, वैसे भी देखे ना, प्रोजेक्ट जरूरी तो नहीं कि बस 5 साल तक रहेगा, उसके बाद भी तो चलेगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, बस हमने 5 साल की शक्ल देखनी है बस। 53.98, 95.45, 137.9 नहीं यार, 141.98, 151.55, इसमें लगा देते हैं टैक्स, और तुर्की में टैक्स कितना है 25, लेकिन नेक्स्ट ईयर है, तो इस पे लगा के यहाँ 0.05, 13 7.0, ये गलत है, ये मिलियन लीरे हैं। 13.5, 23.86, 37.89, और क्या तुर्की के कैश फ्लोज, प्लांट है, वर्किंग कैपिटल है, गवर्नमेंट ग्रांट है। प्लांट कितना है 60 का प्लांट है, और 5 साल बाद इसको बेच देंगे, और 5 साल बाद कितने का बेचेंगे? $60 का अभी है, इंटू 1.09, ये क्या हुआ, इंटू 1.08, इंटू 1.07, इंटू 1.06, इंटू 1. बस कितने का 84.12, 84.12 क्या, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में गाड़ी मैंने गाड़ी खरीदी थी ये 28 लाख की, तो आप बेचूंगा तो 50 से ऊपर की बिकेगी। $2021 तक जिन्होंने भी गाड़ियां खरीदी हैं, जो मर्जी गाड़ी खरीदी है, वो मौजी हो गई। नहीं मतलब 25 रुपए की खमीरी हो गई है, 14 रुपए की, तो ये वापस तो नहीं आएगी, सारी इनकम बढ़ जाएंगी अकॉर्डिंगली, जब आपका स्टाइपेंड 25,000 हो जाएगा।
अब तो जो महंगाई हो रही है, आप कहें कि सीए करके कितने अरसे बाद मैं वैगन आर खरीद पाऊंगा, अब तो अब तो ये टारगेट करें। सेवेंटी 1.25 लाख की और 1 to 5 दोनों। नहीं, इस चीज का ताल्लुक ना कि वो सीईओ स्पीडो पे जा रहा है, ये तो वैसे मिजाज से ताल्लुक है, सादगी। और प्लांट को बेच देंगे 84.12 का, तो इसका टैक्स फिर इग्नोर करना पड़ेगा। जब हम इसकी डेप्रिसिएशन को टैक्स नहीं ले रहे तो फिर उसके ऊपर भी नहीं ना लें टैक्स। जब हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इस पे नहीं टैक्स। क्या? हाँ, देखें, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे टैक्स है ना, तो जब प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकाल ही नहीं सकते आप, तो फिर उसका टैक्स नहीं है फिर। हाँ, प्रॉफिट काफी होता, लेकिन कितना होता? गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिलेगी? 10% ऑफ इसकी या वर्किंग कैपिटल की भी? गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी 10% प्लांट की, यानी इसी की, तो 6। और वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए करनी पड़ेगी वर्किंग, क्योंकि इसने इन्फ्लेट होना है। नहीं, वो तो बैलेंस निकलेगा ना, कैश फ्लो तो चेंज है। वर्किंग कैपिटल का बैलेंस और चेंज, तो 0 के ऊपर है 45, 1 के ऊपर 1.09, 0.05, फिर 2 के ऊपर 1.08, 52.97, फिर 1.07, 1.06, 60 पॉइंट और 63.0, तो 45 0 पे आउटफ्लो, 4.05 यहाँ आउटफ्लो, 3.92 यहाँ आउटफ्लो, 3.71 यहाँ आउटफ्लो, 3.4 और सारा का सारा इनफ्लो। मेरे ख्याल में इंटरवल के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे अब। अभी तो सही है ना, इंटरवल के बाद। हाँ, वो सीन तो यही कटना बनता है कि जब तुर्की से निकल रहे थे ना, फिर इंटरवल लिखा आया, फिर 45, 4.05,
3.92, 3.71, 3.40, 60.08। ये हमारे हो गए तुर्की के कैश फ्लोज। 99, 24.18, 43, 78.24, 114.72। ये आखिरी मैं कर लेता हूँ। 260.25। एक्सचेंज रेट्स निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं दोबारा, आसानी होगी देखने में। यहाँ था 0.041 शायद, ये था 0.043, 0.045, 0.047, 0.049, 0.05, 0.052। चलें, अब यहाँ से आ गया रुपीज़ इन मिलियन, वो फिर अगली क्लास में करते हैं। अब यहाँ से ये फिगर जो है ना वो रुपए में आ जाएंगे। ठीक है जी, 69 लेक्चर बस।